चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके। और मेरी आवाज़ अगर जा रही होगी तो सभी लोग एक वर्ड कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीआरई 4 की वैकेंसी जो है, अब आपको लग रहा होगा कि टीआरई 4 की वैकेंसी श्योर आएगी। नहीं, इतने दिनों से हम लोग कह रहे थे कि वैकेंसी आएगी, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो बहुत बच्चे इसमें से ऐसे थे जो कि आराम कर रहे थे। आराम आराम नहीं करना, ये 3 महीना अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना है एग्जाम के लिए। और 3 महीना कम से कम आप चूंकि लगातार पढ़ रहे हैं तो आपका हैबिट भी है पढ़ने का, इसलिए कंटिन्यूस अगर मेहनत कीजिएगा तो 3 महीना इनफ होता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इसीलिए आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आ, आज बतियाते हैं। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट। हाँ, सब करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करवाने हैं वो मेरे दिमाग में है। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, हम खुद ब खुद आपको करा देंगे। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चंस आपके हैं उसको सबको हम करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कितना अच्छा है, ये अच्छे कंसेप्ट हैं। एग्जाम में ना पूछे लेकिन जानने के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बात को समझिएगा। एग्जाम में भी आ सकता है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन कंसेप्ट तो कंसेप्ट ही होता है। यहां पर कह रहा है कि एक पृथ्वी के ध्रुवीय बर्फ की चोटियां पिघल जाती है तो दिन की अवधि क्या होगी। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, कहां पर बर्फ पिघल रहा है तो ध्रुव पर पिघल रहा है, और पिघल के कहां आएगा तो इक्वेटर पे आएगा। इस बात को ध्यान रखना। बर्फ पिघलने की बात कर रहा है तो ये बर्फ जो है कहां पिघलती है, तो बर्फ कहां पिघलेगी, तो बर्फ पिघलने की जो बात कर रहा है, ये बर्फ मेरे भाई कहां पे पिघलेगी तो पोल पर पिघलेगी। से मान लेते थोड़ा देर के लिए, आप ऐसे समझिए, ये हमारा क्या तो कहेंगे, ये हमारा अर्थ है। ये हमारा क्या, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है। यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या, तो कि यहाँ पर हमारा अर्थ है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अर्थ का इक्वेटर डिसाइडेड है, अर्थ का पोल भी डिसाइडेड है। आप सभी लोग जानते हैं कि सर अर्थ का इक्वेटर हमारा ये होता है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये लॉजिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और उसके बाद अर्थ का अगर हम पोल की बात करते हैं तो पोल का जो रीजन हमारा होता है, जो पोलर रीजन हमारा होता है, वो कहीं ना कहीं यहां पर हम लोग देखते हैं, ये हमारा पोल कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा पोल कहलाता है, इसको पोल कहते हैं। और ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा ऐसा वाला, इसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे, इसको इक्वेटर कहते हैं। समझना गौर से, अच्छे क्वेश्चन से इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसको हम लोग क्या कह दिए, तो इसको हम लोग यहां पर पोल कह दिए। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि अगर हम पोल की बात करते हैं तो यहां पर बर्फ की मोटी मोटी चट्टानें पाई जाती है। आपको इस बात को ध्यान रखना कि ये जो हमारा पोल होता है, अगर इस पोल पर मान लेते कि बर्फ है, बहुत सारी बर्फ है यहां पर पोल पर, और ये बर्फ अगर पिघलेंगी तो यही बर्फ पिघल करके कहां पहुंच जाएंगे, तो इक्वेटर पर आकर के जमा हो जाएगी। ये इक्वेटर पर जमा हो जाएगी मेरे भाई। ये कहां पर, तो पिघल करके ये कहां पहुंच जाएगी, तो पृथ्वी के इक्वेटर पर आकर के ये पृथ्वी के इक्वेटर पर आकर के जमा हो जाएगी। यानी यहां से पिघलने के बाद, यहां से अगर बर्फ, ये हमारा बर्फ है, और जब बर्फ पिघलेगी तो पिघलने के बाद इक्वेटर पर आ जाएगी। तब ऐसे कंडीशन में कहता है कि आप बताइए कि दिन की जो अवधि है वो कितनी हो जाएगी। दिन की अवधि बढ़ जाएगी, ये सही है गलत है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, हमारे पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो कितने देर का होता है, तो हमारी पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटे का होता है। तो 24 घंटे में दिन और रात हम लोग को देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आवर्तकाल जो होता है हमारे, अगर आपसे कोई कहता है कि बताओ कि पृथ्वी का आवर्तकाल कितने घंटे का होता है, तो आप तो डायरेक्ट कहते हो सर पृथ्वी का जो आवर्तकाल होता है वो कितने घंटे का होगा। तो पृथ्वी का आवर्तकाल मेरे भाई यहां पर 24 आवर्स का होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आवर्तकाल को कैपिटल टी से हम लोग दिखाते हैं, इसको कैपिटल टी से दिखाते हैं, और ये 24 आवर का हमारा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हमारी पृथ्वी ये घूमती है, अगर ये पृथ्वी घूमती है तो अपने एक्सिस के अबाउट घूमती है, और ये ओमेगा से घूमती है, इस बात को ध्यान रखना। तो एक बार अगर पृथ्वी अपना रोटेशन पूरा करती है तो एक आवर्तकाल होता है, और वो 24 आवर्स लेता है। तो पृथ्वी एक बार अपने एक्सिस पर घूमने में, पूरा घूमने में कितना समय लेती है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर उसका आवर्तकाल कितने, तो 24 घंटे का होगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है।
आपसे कह रहा है कि जब ये बर्फ पिघल करके इक्वेटर पर आएगा मेरे भाई, जब बर्फ पिघल करके कहां आ जाएगा तो कहेंगे इक्वेटर पर आ जाएगा, तब बताइए ऐसी परिस्थिति में तब बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को आप हमेशा के लिए समझ लीजिए कि अगर आपसे ये कहता है कि बर्फ पिघल करके इक्वेटर पर आएगा, तो याद रखना जैसे ही बर्फ पिघल करके इक्वेटर पर पहुंचेगा, याद रखना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होगा वो कहीं ना कहीं इसका अर्थ का बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा होगा वो बढ़ जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं, तो हम लोग यहां पर जड़त्व आघूर्ण को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये किसको कहते हैं, तो जड़त्व आघूर्ण को कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब जड़त्व आघूर्ण का मान हमारा यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हमारा बढ़ जाएगा, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जनरली हम लोग किससे तो कहेंगे आई से दिखाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहां का द्रव्यमान जितना बर्फ का मास था वो सब के सब इक्वेटर पर आ गया, और इसकी वजह से याद रखना पृथ्वी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अब मेरे भाई अगर हम मान लेते हैं कि पृथ्वी अगर घूर्णन गति करती है, पृथ्वी के, ये भी एक क्वेश्चन है एग्जाम में, ध्यान रखना एग्जाम में पूछता है, पृथ्वी कौन सी गति करती है, तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, या पृथ्वी अगर घूर्णन गति करती है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है मेरे भाई क्या कांस्टेंट होता है। तो याद रखना पृथ्वी घूर्णन गति अगर करती है तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, तो याद रखना पृथ्वी अगर घूर्णन गति करती है तो किसी भी सूरत में आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी अगर घूर्णन गति करती है तो ये किस सिद्धांत पर हमारा गति करती है, वो सिद्धांत याद रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का प्रिंसिपल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कोणीय संवेग संरक्षण का प्रिंसिपल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोणीय संवेग संरक्षण का ये प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पर हमारा पृथ्वी जो है वो घूर्णन गति करती है अपने एक्सिस के अबाउट, ये लगातार घूमते रहती है, अपने मन से घूमते रहती है। तो इसमें कोणीय संवेग संरक्षण होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर अगर घूमते रहती है, हमेशा घूमते ही रहती है, बताइए इसमें क्या कंजर्व रहेगा और किस प्रिंसिपल पे यह काम कर रहा है, तो आप डायरेक्ट कहना कोणीय संवेग संरक्षण के प्रिंसिपल पे काम करता है। या पृथ्वी के चारों तरफ अगर कोई ग्रह घूम रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ अगर घूम रहा है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखना वो भी कोणीय संवेग संरक्षण पे काम करता है। तो मेरे भाई वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। अब यहां पर आता है कि अगर कोणीय संवेग संरक्षण होगा तो एक फॉर्मूला हमारा आता है L इक्वल टू क्या, तो आई ओमेगा का। क्योंकि जाहिर सी बात है पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में ओमेगा से ये घूम रही है, और अपने एक्सिस के अबाउट ये अगर घूम रही तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पृथ्वी का अपना होगा, और ओमेगा भी होगा जो कि गति से घूम रहा है, तो उसका कोणीय संवेग होगा, इसी को कोणीय संवेग कहते हैं। और यही हमारा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। संरक्षण का मतलब क्या होता है, कोई लॉस कोई गेन नहीं, जितना है उतना बना हुआ रहेगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट होगा तो मेरे भाई आई और ओमेगा में कैसा रिलेशन होगा, तो कहेंगे उल्टा रिलेशन हो जाएगा। इस बात को आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। यहां पर अगर देखेंगे तो आप कहेंगे सर आई और ओमेगा में कैसा रिलेशन, तो उल्टा रिलेशन हो जाएगा। मेरे भाई इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे नीचे की ओर आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, तो मान बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा आई था उसका मान क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान हमारा ये बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान बढ़ जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान बढ़ेगा नीचे आने पर, जब मेरे भाई बर्फ पिघलेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है घूर्णन गति उसका घट जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलो इस चीज को हम इतना ही रखते हैं और थोड़ा इसी में समझते हैं। कहता है यदि पृथ्वी का कौन सा बर्फ, ध्रुवीय बर्फ अगर पिघल जाती है, पृथ्वी का ध्रुवीय बर्फ अगर पिघल जाती है तो दिन की अवधि क्या होगी, तो मेरे अवधि का एक फॉर्मूला होता है T इक्वल टू हमारा क्या, ओमेगा इक्वल टू 2π/T होता है। उसी से हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं 2π/T लिखते हैं। तो मेरे भाई आप यहां पर दो गौर से देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगा कि सर 2π तो हमारा यहां पर कांस्टेंट टर्म हमारा है। हम लोगों ने तो क्या देखा कि जब बर्फ पिघली तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। ये याद रखना है आपको कि बर्फ पिघल करके एक पोल से अगर इक्वेटर पर आएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। ये कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान रखना। और जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान बढ़ेगा, याद रखना ओमेगा का मान घटेगा। तो मेरे भाई अगर मोमेंट ऑफ
इनर्शिया का मान बढ़ा, पिघलने से बढ़ा तो ओमेगा का मान घटा। अगर ओमेगा का मान घटेगा तो जो आवर्तकाल हमारा कैपिटल टी था उसका मान अब बढ़ जाएगा। पहले आवर्तकाल पृथ्वी का 24 घंटे का था, तो अब आवर्तकाल 24 घंटे से ज्यादा का हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है ये स्टेटमेंट जो आपको बोला गया है ये कहीं ना कहीं उसी पर आधारित है, और ये स्टेटमेंट सही है। कहता है अगर पृथ्वी के ध्रुवीय बर्फ अगर पिघलती है तो बताइए दिन की अवधि क्या होगी, तो कहेंगे जो आवर्तकाल होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, चाहे वो दिन की अवधि रहे कि वो रात की अवधि रहे, दोनों बढ़ेगी। इस बात को ध्यान रखना, चूंकि टाइम पीरियड हमेशा बढ़ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो ये रीजन। अब देखते हैं इसका ये रीजन है कि नहीं, जो हम आपको बताएं क्या वो रीजन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। कहता है मेरे भाई रीजन में कि बर्फ के पिघलने से पृथ्वी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। हमने भी यही बोला कि बर्फ अगर पिघलेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पृथ्वी का क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, और जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा का मान घट जाएगा। तो यहां पर भी वही बात बोला है कि बर्फ के पिघलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और कोणीय संवेग संरक्षण के लिए, कोणीय संवेग संरक्षण के लिए, कोणीय संवेग संरक्षण के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान बढ़ेगा तो कोणीय वेग की गति, कोणीय गति हमारी घट जाएगी और इसी कोणीय गति कम हो जाएगी। इसका मतलब एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इसका मतलब है किसी भी सूरत में इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं होगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के बाद ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि जब भी पोल पर बर्फ पिघलती है तो पृथ्वी का क्या बढ़ जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो मेरे भाई याद रखना कि उसका ओमेगा कम हो जाएगा, और आवर्तकाल क्या होगा, तो वो भी बढ़ जाएगा। आपको सारा फंडा बता दिए हैं। और पृथ्वी अगर अपने एक्सिस के अबाउट घूमती है तो याद रखना वह कोणीय संवेग संरक्षण पर घूमती, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। सर इंग्लिश वर्ड यूज कीजिए, संभवी अगर इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं। इंग्लिश मीडियम का टर्म लिखना हम तो फिर भी बाइलिंगुअल आपको यूज करके बोल देते हैं, क्योंकि साइंस है तो हर जगह हम फिर भी कोशिश करते हैं बाइलिंगुअल टर्म को यूज करके आपको बताने का। आप सिर्फ मेरे वर्ड पर आप खाली फोकस कीजिएगा, सही से आपके क्वेश्चन सही आप सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आपके सामने में आएंगे, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इस बात को ध्यान रखना। आपके एग्जाम में आ सकता है, हम लिख देते हैं यहां पर, ये आपके एग्जाम में आ सकता है और इसके कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं। मेरे भाई कंसेप्ट क्या पूछेगा, तो एक ठोस गोला की बात कर रहा है, दूसरी बात मेरे भाई यहां पर एक डिस्क की बात कर रहा है, तीसरी बात एक यहां पर वलय, वलय का मतलब रिंग होता है उसकी बात कर रहा है। कहता तीन चीज हमारे पास है, एक वो तो ठोस गोला है, दूसरा हमारा डिस्क है, और तीसरा हमारा वलय है जिसको रिंग कहते हैं, जो अंगूठी की तरह हम लोग पहनते हैं उसको रिंग कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। इस तरीके से हम यहां पर रिंग की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को ध्यान में रखना है। हेलो, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ठोस गोला की बात करते हैं, दूसरा हम डिस्क की बात करते हैं, और तीसरा एक वलय की बात करते हैं, तीन चीज हमारे पास में है। अब कहता है मेरे भाई इन तीनों में क्या समानता है, कहता है जिनका द्रव्यमान, यानी कि इसका भी द्रव्यमान, इसका भी द्रव्यमान और इसका भी द्रव्यमान, और इसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या, ये दोनों सेम है। द्रव्यमान और त्रिज्या इन तीनों का क्या है, तो कहेंगे एक समान है। चलो एक चीज तो क्लियर हो गया कि द्रव्यमान का लफड़ा नहीं रहा, त्रिज्या का लफड़ा नहीं रहा। अब कहता कि इसको एक ही समय में एक आनत तल के शीर्ष से, एक आनत तल के शीर्ष से लुढ़कने के लिए, ये टर्म इंपॉर्टेंट है मेरे में, रोलिंग के लिए, लुढ़कना का मतलब होता है रोल करना, उसके अबाउट वो घूर्णन गति करना, रोलिंग करना, छोड़ा जाता है। तो बताइए सबसे पहले कौन नीचे पहुंचेगा। मेरे भाई यहां पर जो कंसेप्ट काम करेगा, आप आंसर बना लोगे लेकिन क्वेश्चन को समझो, आज के बाद जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। एक बात बताओ मेरे भाई, हम इसके लिए थोड़ा सा एक बात बताते हैं, जो इसका शॉर्ट ट्रिक है उसको आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो ये लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। हम इसको शॉर्ट करके आपको बताते हैं, और इस शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल आप हमेशा कीजिएगा, आपके राइट आंसर आएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स हमारे लिए क्या है मेरे भाई, अगर मान लेते हैं कि कोई इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, अगर इंक्लाइंड प्लेन पर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, तो आप कहेंगे सर यहां से अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो जाहिर सी बात है कि यहां तक पहुंचने में यहां सबसे पहले वही पहुंचेगी जिसका त्वरण ज्यादा होगा। तो मेरे भाई यहां से सबसे पहले, यहां से कोई वस्तु सबसे पहले वही पहुंचेगी जिसका त्वरण ज्यादा होगा। इसका मतलब जिसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, इसका मतलब मेरे भाई जिसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जिसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जिसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, कम समय में पहुंच जाएगा। वह कम समय में पहुंच जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, वह कम समय में पहुंच जाएगा, वह कम समय में
पहुंच जाएगा, इस बात को आप समझते होंगे। पहुंच जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। वो बहुत कम समय में पहुंच जाएगा, इतना तो आप ध्यान रख सकते हैं ये कंसेप्ट को बनाने के लिए। क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना, हम आपको उतना सिखाएंगे जितना से आपका काम चल जाएगा। मेरे भाई, अगर किसी का एक्सेलेरेशन ज्यादा होता है, गति ज्यादा होता है, तो जल्दी पहुंचता है। तो इसमें एक्सेलेरेशन अगर ज्यादा होगा, एक्सेलेरेशन अगर मैक्सिमम होगा, तो वह कम समय में पहुंच जाएगा और वो जल्दी पहुंच जाएगा। अब मामला क्या है, तो हम लोगों को ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक्स हमारे लिए क्या है। तो जो एक्सेलेरेशन हमारा होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारा आई यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये इनर्शिया नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये एक्सेलेरेशन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आसान, एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। हमारे पास क्या बोला है, तो हमारे पास यहां पर ठोस गोला बोला है। और ठोस गोला का मतलब आप क्या समझते हैं, तो ठोस गोला का मतलब आप सॉलिड स्फीयर समझते हैं। और देखिएगा, आज के बाद कभी गलती नहीं करोगे। और सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट होता, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, याद कर लेना कि 2/5 mr² होता है। मैंने ये बात आपको बोला था। उसके बाद दूसरा हमारा क्या, तो हम डिस्क की बात कर रहे हैं। और डिस्क के बारे में मैंने आपको बताया था, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, क्लास में भी कितनी बार मैंने बताया है। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, कहेंगे हमारे स्क्वायर बाय हमारा 2 होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, रिंग की बात करते हैं, और रिंग को हम लोग वलय कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रिंग को वलय कहते हैं, और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है वो कितना होगा, तो याद रखना mr² होता है। अब मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखना गौर से कि एक्सेलेरेशन जिसका मैक्सिमम होगा वही जल्दी पहुंचेगा। तो हमको एक्सेलेरेशन को अगर मैक्सिमम कराना, ज्यादा कराना है, तो इनर्शिया उसका कम होना चाहिए। यानी वैसी वस्तु जल्दी पहुंचेगी जिसकी इनर्शिया कम होगी, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी। तो अब यहां पर कैसे रिलेट करेंगे, आप कहेंगे सर द्रव्यमान और त्रिज्या सब में समान करा, द्रव्यमान त्रिज्या सब में समान करा, द्रव्यमान त्रिज्या पे नहीं जाएंगे, द्रव्यमान त्रिज्या पे नहीं जाएंगे। तो वैल्यू किसका कम होगा मेरे भाई, इसमें अगर 1 नहीं है तो 1 छुपा हुआ, इस बात को ध्यान रखना। और इसका मतलब है कितना, तो इसका मतलब है यहां पर हम सीधा कहेंगे, इसका मतलब कितना, तो कहेंगे इसका मतलब 1 छुपा हुआ है। इसका मतलब 1/2 है, और इसका मतलब मेरे भाई 2/5। इस बात को समझिए। तो सबसे मान कम किसका होगा, तो सबसे मान कम इसका होगा। और अगर इनर्शिया का मान, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान अगर सबसे कम इसका होगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान सबसे कम इसका होगा, तीनों में अगर हम ऐसा कहते हैं मेरे भाई कि यहां पर mr², चूंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि द्रव्यमान और त्रिज्या, द्रव्यमान और त्रिज्या, द्रव्यमान और त्रिज्या, द्रव्यमान और त्रिज्या सब में समान है, तो इस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको काट देंगे। यहां पर 2/5 है, यहां 1/2 है, यहां 1 है। आप बताइए मेरे भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका सबसे कम होगा, तो आपको कि सर 2/5 वाले का कम होगा, सबसे कम इसी का होगा। जब इसका सबसे कम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गति त्वरण इसमें ज्यादा होगा, जब इसमें त्वरण ज्यादा होगा तो वह कम समय में पहुंच जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, कौन सी वस्तु सबसे पहले पहुंचेगी, तो हम लोग ठोस गोला को टिक आउट करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मेरे भाई, जो कंसेप्ट हमने सिखाया है ना, ये कंसेप्ट जिंदगी में तुमको कभी गलती नहीं करने देगा क्वेश्चंस को, बशर्ते कि इस कंसेप्ट का यूज करना है। कभी ठोस गोला, कभी खोखला गोला, कभी सॉलिड सिलेंडर, कभी हॉलो सिलेंडर, किसी में भी काम करेगा। और यही कंसेप्ट यूज करना, दूसरा कुछ नहीं करना। कई बार क्वेश्चंस आता है और दिमाग में यह रखना है कि लुढ़कने की बात कह रहा है क्वेश्चंस में, रोल करने की बात कर रहा है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्वरण का हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा। जिसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा ना, वो जल्दी पहुंचेगा। जब इसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा, इसका मतलब उसका इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए। और आपको मेरे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना पड़ेगा। मैं तो क्लास में कितनी बार बताया है कि आप याद रखिए सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, आप याद रखिए रिंग का, आप याद रखिए डिस्क का, आप याद रखिए सॉलिड सिलेंडर का, आप याद रखिए हॉलो सिलेंडर का। लिख करके भी मैंने कितनी बार आपके सामने में चिपकाया है। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप याद करके रखेंगे और इसी पर क्वेश्चन आता है। चलिए आगे चलते हैं। आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार और बताए थे लेकिन उस समय हम जो है स्किप कर दिए थे, हम बोले थे कि बाद में बताएंगे। आज आपको ये कंसेप्ट मिल गया होगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग कहते हैं यहां पर कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी की बात कही जा रही है, और फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, इस बात को आप बताइए। मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना, एक फोकस दूरी का फॉर्मूला हमारा ये भी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक फोकस दूरी का फॉर्मूला हमारा ये भी होता है कि μ - 1
और यहां पर 1/r1 माइनस क्या होता है, कहेंगे 1/r2 के रूप में भी हमारा होता है। ऐसा भी हमारा फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है, ऐसा भी फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, ये किसी लेंस का ही फॉर्मूला तो है ना, ये लेंस का ही फॉर्मूला, इस बात को ध्यान रखेंगे। और लेंस का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि लेंस का जो अपवर्तनांक यहां पर है, जिस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, उसका अपवर्तनांक को हम म्यू से दिखाते हैं। तो मेरे भाई अलग अलग पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, तो लेंस जैसा भी होगा उसका अपवर्तनांक अलग अलग होगा। तो अब फोकस दूरी कहीं ना कहीं इस पर भी निर्भर कर रहा है, आर पे भी निर्भर कर रहा है। आर क्या है, तो मेरे भाई जैसे कि मान लेते कोई लेंस हमारा ऐसा है, तो इसके सेंटर से यहां तक की दूरी को आर कहते हैं, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कहते हैं। तो बताइए मेरे भाई इसमें से कौन सा आंसर हम लोग टिक आउट करेंगे। सबसे पहला कि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, अलग अलग लेंस के लिए पदार्थ का अलग अलग लेंस के लिए पदार्थ अलग अलग होगा, तो अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। तो जाहिर सी बात है अपवर्तनांक इसमें है तो इस पर भी निर्भर फोकस दूरी करेगा, तो ये तो हमारा सही है। लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, फॉर्मूला में मेरे भाई आर अगर है तो इस पर भी निर्भर करेगा। लेंस के आसपास के माध्यम के अपवर्तनांक पर भी करेगा। कभी आप देखते होंगे कहता है कि हवा के तुलना में ग्लास का अपवर्तनांक, या ग्लास के तुलना में हवा का अपवर्तनांक, किसी के रिस्पेक्ट में भी अपवर्तनांक लिया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई वो भी हमारा पॉसिबिलिटी है। तो हम कहेंगे इन तीनों बात पर निर्भर करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करना होगा तो ऑप्शन नंबर आप क्या करेंगे, डी करेंगे, करेक्ट। याद रखिएगा, आगे चलते हैं। ये लेंस के लिए है, ये दर्पण के लिए नहीं है, याद रखना ये लेंस के लिए है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन का जो आंसर आपका दे रखा है डी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन आपको एरर पढ़ना नहीं है, इसलिए एरर के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछ जाएंगे, इसको हम हटा देते हैं। सिस्टमेटिक एरर पर क्वेश्चंस पूछा गया, एरर आपको नहीं पढ़ना है, एरर 12th का चीज है वो आपको नहीं पढ़ना, ना क्वेश्चन आपसे आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे जो काम का है उस पर हम फोकस करते हैं। उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर हम आते हैं। मेरे भाई हमने आपको कई बार बोला है कि उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम हमारा होता है वो किस, उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम हमारा होता है, ये जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम हमारा होता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ये बात मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको आना चाहिए। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा, प्रथम नियम ही तो पूछा था। उष्मागतिकी का कौन सा नियम पूछा, तो प्रथम नियम पूछा है। और ये बीपीएससी एई में, बीपीएससी में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आपका टीआरई 2 में पूछा था क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग ये। और मेरे भाई उष्मा प्रवाह की दिशा को कौन बताता है, याद रखना, उष्मा प्रवाह की दिशा को कौन बताता है, उष्मागतिकी का दूसरा नियम बताता है। ये उष्मागतिकी का कौन सा नियम बताता है, तो मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं, उष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है या फिर दूसरा नियम है वही इसको बताता है। उष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है वो कहीं ना कहीं एनर्जी के फ्लो डायरेक्शन को बताता है, उष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कई बार ये भी अगर आपको पूछ लेगा तो आप बता दीजिएगा। तो अगर आपसे कहता है कि उष्मागतिकी का शून्यवां नियम की अगर बात करते हैं, तो मेरे भाई वो भी एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। उष्मागतिकी का अगर आपसे शून्यवां नियम की अगर बात करते हैं तो आप क्या कहोगे, तो उष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम हमारा होता है, इससे तापमान का कंसेप्ट मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे तापमान का कंसेप्ट मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछता है। और भी डिटेल में तो कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना, मेरी क्लासेस को अगर आज से ज्वाइन किए हैं तो हमेशा करिए, और इसी से इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इन्हें के एक दिन ज्वाइन किए 2 दिन सुतल रहे तो ऐसे में नहीं होगा, आपको लगातार क्लासेस को एंजॉय करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। हाँ, क्लास के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे भाई यहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। तो मेरे भाई इनका एक इक्वेशंस होता है हाइजेनबर्ग का, वो इक्वेशंस हमारा क्या होता है, तो डेल्टा एक्स गुना में हमारा क्या होगा, तो डेल्टा एक्स गुना में डेल्टा पी, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या होता है, h/4 पाई होता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये h/4 पाई कांस्टेंट टर्म हमारा है, ये h/4 पाई हमारा क्या कांस्टेंट टर्म हमारा है, इस बात को समझना मेरे भाई। ये h/4 पाई दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म है, और ये डेल्टा एक्स क्या, तो ये स्थिति को बताता है, पोजीशन को बताता है। ये किसको बताता, कहेंगे स्थिति को बताता है, यानी कि पोजीशन को बताता है। और डेल्टा पी जो हमारा है ये मोमेंटम को बताता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये किसको, तो कहेंगे ये हमारा मोमेंटम को बताता है, जिसको हम लोग संवेग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको संवेग कहते हैं तो इसको हम लोग स्थिति कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई इनका स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो इनका स्टेटमेंट हमारा ये है, इस बात को हमेशा के लिए याद रखिएगा। इनके स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन आता है। इनका स्टेटमेंट ये है, इनका स्टेटमेंट मेरे भाई ये है कि किसी भी पार्टिकल के, किसी भी कण का स्थिति, किसी भी कण का स्थिति और संवेग को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। मेरे भाई किसी भी
ये क्या हो गया? किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं, किसी भी पार्टिकल की अगर बात, इनका कहने का मतलब है कि किसी भी कण का स्थिति तथा संवेग, स्थिति तथा संवेग दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखना, नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट इनका है। ये बात आपको ध्यान रखना, सिंपल है। ये दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं किया सकता, ये इनका स्टेटमेंट है। किनका? तो हाइजेनबर्ग का। तो मेरे भाई इसमें से अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि एक कण की स्थिति और संवेग दोनों एक साथ है, पूर्ण सटीकता से मापना असंभव है। मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि दोनों का मेजरमेंट कर पाना, दोनों को कैलकुलेट कर पाना असंभव है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। और कई बार तो फॉर्मूला भी पूछ लेता, तो फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। रामबाण बैच बायोलॉजी के लिए 21 जुलाई से ये बैच लॉन्च हो रहा है। जिनको भी बायोलॉजी स्पेशल पढ़ना है मेरे से, तो बायोलॉजी की क्लासेस के लिए मेरे भाई आपके सामने में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर बायोलॉजी की क्लासेस लॉन्च हो गई है। आप सर्च करेंगे बायोलॉजी, आपको दिख जाएगा रामबाण बैच, और ये 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा बैच। आप तैयार रहिए। अगर किसी को लगता है कि हमारी बायोलॉजी वीक है, तो मेरे भाई इस बार किसी भी सूरत में आपके बायोलॉजी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देंगे। अगर क्वेश्चंस आएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। मेरा टारगेट रहेगा कि हम बायोलॉजी में उसी कंसेप्ट को पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। एकदम फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको, थ्योरी आपका रहेगा और साथ साथ क्वेश्चंस भी हम कराएंगे उसमें। एक क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक गतिमान चालक, कह रहा है एक गतिमान चालक की बात कर रहा है मेरे भाई। यहां पर सिंपली बोल दिया है कि एक गतिमान चालक क्या करता है? एक गतिमान चालक क्षर को, यहां पर ये पूरा लाइन लिखा हुआ है कि एक गतिमान चालक क्षर को क्या करते हैं, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। और कहता है आगे, जो गति की दिशा के लंबवत है। तब कहता है मेरे भाई कि क्षर के सिरे पर एक ईएमएफ प्रेरित होता है। क्या प्रेरित होता है? ईएमएफ प्रेरित होता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई इस घटना को क्या कहते हैं, यही पूछा गया। तो इस ईएमएफ अगर प्रेरित होता है तो इस घटना को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। सिंपल है, इस घटना को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहने का मतलब है मोशनल ईएमएफ। और आप ध्यान रखेंगे मोशनल ईएमएफ को ही क्या कहते हैं, इसी को मोशनल ईएमएफ को ही क्या कहते हैं, तो मोशनल ईएमएफ को ही याद रखना इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें, इसी को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं और कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा बात आपसे नहीं पूछा था। तो मेरे भाई आप इंड्यूस्ड, अगर हमारा प्रेरित ईएमएफ अगर प्रेरित हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिला, तो जाहिर सी बात उसी को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना मेरे भाई कि स्टैटिक ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये हमारा स्टैटिक ईएमएफ है। और स्टैटिक ईएमएफ पर हमारा कौन काम करता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ पर हमारा कौन काम करता है, ये 2 बात हम आपको बताते हैं। इस बात को हमेशा समझिएगा और एग्जाम में कई बार पूछता है। तो मेरे भाई स्टैटिक ईएमएफ पर जो आधारित हमारे उपकरण चलते हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है इस स्टैटिक ईएमएफ पर हमारा कौन, तो कहेंगे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, कौन काम करता है तो कहेंगे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मेरे भाई, अगर मोशनल ईएमएफ की हम बात करते हैं या उसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हम कह देते हैं, मोशनल ईएमएफ कह दीजिए या फिर उसी को अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। इंड्यूस्ड ईएमएफ आप कह दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। इस पर कौन काम करता है तो आपको ध्यान रखना, इस पर हमारा जनरेटर काम करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस पर हमारा जनरेटर वगैरह काम करता है। इस बात को ध्यान रखिए। 2 बात मैंने आपको बताया है और ये 2 बात मेरे भाई क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और हमारा ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, इससे आप याद रख सकते हैं ये स्टैटिक ईएमएफ के प्रिंसिपल पर हमारा ये काम करता है। और इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के नाम से हम लोग जानते हैं। स्टैटिक ईएमएफ वहां पे होता है, लेकिन यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा जनरेटर वगैरह में होता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ की श्यानता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर मेरे भाई आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। कह रहा इंग्लिश में बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की बात कर रहा है। लिक्विड का मतलब आप समझते हैं, लिक्विड का मतलब गैस नहीं होता, लिक्विड का मतलब द्रव होता है। इस बात को आप समझिए। हाँ,
यहां पर फोकस करना मेरे भाई, ये आपके काम का चीज है और इस पर बीपीएससी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें बीपीएससी आपसे पूछ सकती है मेरे भाई, आपके बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने की संभावना है और इस पर हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले तो हम आपको कई बार बताए हैं कि जो विस्कोसिटी हमारा होता है, इस विस्कोसिटी को क्या कहते हैं, इसको श्यानता कहते हैं। और अगर विस्कोसिटी श्यानता होती है तो मेरे भाई ये द्रव और गैस में पाई जाती है। ये कहां पर, तो कहेंगे द्रव और गैस में पाई जाती है, द्रव और गैस में पाई जाती है, इस बात को अब ध्यान रखना। ये द्रव और गैस में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और श्यानता का अगर मेरे भाई यहां पर श्यानता को दूसरे नाम से कैसे जानते हैं, तो श्यानता द्रव और गैस के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध पैदा करता है उसी को कहते हैं। तो मेरे भाई द्रव और गैस में आपको ध्यान रखना है कि द्रव और गैस की अगर हम बात करते हैं, द्रव गैस में आंतरिक प्रतिरोध पैदा करने वाला, आंतरिक प्रतिरोध, चूंकि ये पूछता है, ये लाइन पूछता है आंतरिक प्रतिरोध पैदा करने वाला जो होता है, पैदा करने वाले को क्या कहते हैं, करने वाले को क्या कहते हैं, तो विस्कोसिटी कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, जो उसको बहने नहीं देगा। आप द्रव को गिरा दीजिए, कोई द्रव बहेगा ज्यादा, कोई द्रव नहीं बहेगा, इसका मतलब उसको कोई ना कोई रोकने का काम करता है, वही विस्कोसिटी होता है। और मेरे भाई इसको याद रखना, इस विस्कोसिटी का एसआई यूनिट भी कई बार एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना इसका एसआई यूनिट हमारा पास्कल गुना में सेकंड होता है, याद रखेंगे। ये भी पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कोई नया चीज नहीं है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसके बारे में मेरे भाई पूछा गया है। अब यहां पर समझते हैं मेरे भाई कि अगर श्यानता द्रव और गैस में होगी, अगर किसकी बात कर रहे हैं, श्यानता की हम बात कर रहे हैं, और ये श्यानता जो हमारा, जिसको हम म्यू से दिखाते हैं, श्यानता को म्यू से दिखाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, पढ़ते भी इसको म्यू है, पढ़ते भी इसको म्यू, इस बात को ध्यान रखना, श्यानता को म्यू से दिखाते हैं। और मेरे भाई अगर हम श्यानता की बात करते हैं और किसी द्रव की बात करते हैं और किसी गैस की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है कि द्रव के लिए अगर श्यानता की अगर बात करते हैं, अगर द्रव को आप गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो उसकी श्यानता घट जाती है, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन अगर गैस के केस में, ये तो हमारा द्रव के केस में था, लेकिन अगर गैस के केस में अगर पूछता है कि गैस को अगर हम गर्म करते हैं, उसके तापमान को अगर बढ़ाते हैं, तो याद रखना उसकी विस्कोसिटी, उसकी श्यानता और भी बढ़ जाती है, यानी आंतरिक प्रतिरोध और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध को ही श्यानता कहते हैं। यहां आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, तापमान के बढ़ने से आंतरिक प्रतिरोध घटेगा तो श्यानता घटेगा, तापमान के बढ़ने से आंतरिक प्रतिरोध और बढ़ेगा गैस में, तो हमारा श्यानता और बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई ये भी एक कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, और अभी जो पूछा गया है इसी कंसेप्ट पर पूछा गया है। आपसे यहां पर किस पर फोकस कर रहा है, तो यहां पर मेरे भाई द्रव की बात कर रहा है, आपसे लिक्विड की बात कर रहा है, द्रव पर फोकस कर रहा है। और द्रव यहां है, तापमान के बढ़ने से श्यानता घटती है, तापमान के बढ़ने से श्यानता घटती है, तापमान के बढ़ने से आंतरिक प्रतिरोध द्रव का घटता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, आपको तापमान बढ़ाना था, तापमान का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कहेंगे तापमान बढ़ने से श्यानता घटती है, तापमान बढ़ने से श्यानता बढ़ती है, तापमान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप कहेंगे सर तापमान बढ़ने से श्यानता क्या होती है, तो घटती है, लेकिन किसका, द्रव का। आपसे द्रव का पूछा, यहां देखो लिक्विड लिखा हुआ क्वेश्चन में, लिक्विड का पूछा, द्रव का पूछा, तापमान के बढ़ने से श्यानता घटता है, लेकिन गैस के केस में तापमान के बढ़ने से श्यानता और बढ़ जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, और मैं लिख करके देता हूं ये क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये अगर नहीं पूछेगा तो ये लाइन पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है कि अगर आपसे मेरे भाई यहां पर आदर्श द्रव की बात अगर कर लेता है, याद रख लेना, अगर आदर्श द्रव की बात कर लेता है या फिर अगर आदर्श गैस की बात कर लेता है, तो याद रखना मेरे भाई किसी भी सूरत में आदर्श द्रव और आदर्श गैस की अगर बात करते हैं, इसमें आंतरिक प्रतिरोध हमारा शून्य होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। अगर इसका आंतरिक प्रतिरोध अगर शून्य, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना, इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। अगर आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो गया तो आंतरिक प्रतिरोध ही तो श्यानता होती है, इसका मतलब मेरे भाई इसकी श्यानता क्या होती है, तो कहेंगे जीरो होती है। लेकिन किसकी श्यानता जीरो होती है, तो आदर्श द्रव और आदर्श गैस की श्यानता जीरो होगी। और आदर्श द्रव तो मेरे भाई, आदर्श गैस तो ये सब काल्पनिक चीजें हैं, आदर्श कोई भी चीज होता नहीं है। जितना दुनिया में द्रव देखते हैं, जितना भी गैस देखें, सभी में आंतरिक प्रतिरोध होगा, सब में श्यानता होगा। लेकिन आदर्श द्रव और आदर्श गैस कह दिया तो याद रखना आदर्श लग गया मतलब आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगा, और आंतरिक प्रतिरोध का शून्य होगा तो उसकी श्यानता जीरो होगी। इसको जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या कहता है क्वेश्चन की प्रति न्यूक्लियंस बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस की बात कर रहा है। वक्र का शिखर इंगित क्या करता है, मेरे भाई ये भी 12th लेवल का चीज है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बाइंडिंग एनर्जी के बारे में यहां पर पूछा गया है। किसकी बात कर रहा है, तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस की बात कर रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस की बात कही जा रही है, इस बात को समझना।
सबसे पहला चीज आप ये समझिए मेरे भाई कि मान लेते कि ये हमारा क्या तो सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिस बंधन से बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें तो बॉन्डिंग होगा ही होगा, तो दोनों बॉन्ड से हमारा बंधा हुआ है, तो मेरे भाई इतना हम उतना एनर्जी देंगे जिससे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए, उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मेरे भाई आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रति न्यूक्लियस बंधन ऊर्जा वक्र का शिखर इंगित, शिखर का मतलब समझ रहे हैं, मैक्सिमम मान की बात कर रहा है, मैक्सिमम मान की बात कर रहा है मेरे भाई, इस बात को समझिएगा। यहां पर आपसे मैक्सिमम मान की बात कर रहा है, ये आपसे मैक्सिमम मान की बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये शिखर पर होगा, जब ये वक्र शिखर पर होता, तो यहां पर मेरे भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारा काम करता है, यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारा काम करता है। और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा तो ये हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये मेरे भाई मोर स्टेबल हमारा हो जाता है। ये हमारा कैसा होगा कि मोर स्टेबल हमारा हो जाता है। तो वक्र का शिखर क्या इंगित करता है, यानी कि जो पीक वैल्यू होगा उसका, वो क्या इंडिकेट करता है, मोर स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, आयरन के आसपास के तत्व सबसे अधिक स्थिर होंगे, हल्के नाभिक सबसे अधिक स्थिर होंगे, हल्का नाभिक की तो बात ही नहीं हो रही, भारी नाभिक की बात नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। कोई भी तत्व हमारा है उसके आसपास के तत्व या आयरन के आसपास के तत्व सबसे अधिक स्थिर हमारे माने जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारा आता है, यहां पर मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी के कारण, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये मान लेते साबुन का बुलबुला है और इसको आवेशित कर देते हैं। आवेशित करने का मतलब होता है या तो इस पर प्लस आवेश दे दिए चारों तरफ से, आप देखे होंगे गेंद देखे होंगे, और गेंद हमारा स्फेरिकल होता है, चारों तरफ से उसके सरफेस एरिया पर, सब जगह उसके सरफेस एरिया पर क्या करना है आपको, तो उस पर चार्ज आवेशित कर देना है मेरे भाई। आवेशित करने का मतलब होता है इस पर चार्ज डाल देना, इस पर आवेश डाल दिए, और जैसे ही आवेश डालेंगे तो ये प्लस प्लस का आवेश है, और हम सभी लोग जानते हैं कि एक प्लस और दूसरे प्लस के बीच को क्या करेगा, तो यहां पर रिपल्सन पैदा करेगा। यहां पर क्या पैदा करेगा मेरे भाई, तो आप सीधा कहेंगे सर ये हर एक जगह प्लस प्लस ही है, इसका मतलब यहां पर रिपल्सन पैदा होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जैसे ही यहां पर रिपल्सन पैदा होगा तो एक दूसरे को धक्का देकर के ये क्या करेगा, तो बड़ा कर देगा, और रिपल्सन जैसे ही पैदा होगा तो मेरे भाई याद रखना, जो बबल्स है उसका साइज क्या होगा, तो कहेंगे बढ़ जाएगा। बबल का साइज जो होगा, वो बबल का जो साइज होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे बबल का साइज यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे बढ़ जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बबल का साइज क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा बढ़ जाएगा। या तो आप इसको नेगेटिवली चार्ज कर दीजिए या फिर इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दीजिए, कोई एक ही चार्ज होगा तो साइज बड़ा होगा। अगर मेरे भाई आधा नेगेटिव होता आधा पॉजिटिव होता तब साइज छोटा हो जाता, लेकिन कहीं नहीं ऐसा बोला है, तो आपको यह समझ के चलना है या तो कंप्लीट नेगेटिव या तो कंप्लीट पॉजिटिव। अगर हम लोग जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो क्वेश्चन आपको बोला गया है उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो कहता है एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जो साबुन का बुलबुला है अगर उसको आवेशित किया जाता है तो बताइए उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो मेरे भाई जब उसका साइज ही बढ़ गया, जब बबल का साइज ही बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है बबल का रेडियस भी यानी कि उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, तो कहेंगे वो भी बढ़ जाएगी, इसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। और अगर कुछ 12th लेवल का क्वेश्चन अगर मेरे को मिलता है तो हम क्या करेंगे, टेस्ट से उसको एलिमिनेट कर देंगे, आपको बता देंगे इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां हमको लगता है कि एग्जाम में एकदम आने की संभावना प्रबल है, वो जरूर हम आपको बताएंगे, उसके कंसेप्ट को खोद खोद करके आपको बताएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो मेरे भाई अगर आवेशित करेंगे तो कहेंगे उसकी रेडियस बढ़ जाएगी, उसका त्रिज्या बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई दे रखा है, कहता है कि कौन सी तरंगे जो होती है वो हमारा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, हम अभी भी कह रहे हैं आगे भी कहते रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। कह रहा है कि बताइए कौन सी तरंगे है जो निर्वात में, किसमें, तो निर्वात की बात कर रहे हैं, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, ये आपसे पूछा गया है। मेरे भाई आपके सामने में ये तरंग दे रखा है, तो हम सभी लोग जानते हैं ध्वनि तरंग के बारे में आपने सुना होगा, मेरे भाई आपने सुना होगा ध्वनि तरंग के बारे में, और ध्वनि तरंग हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो अनुदैर्ध्य तरंग हमारा होता है, याद रखना ये भी कि अनुदैर्ध्य तरंग को हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में बीपीएससी पूछ सकती, इस बात को मैं फिर कहना चाह रहा हूं आपको।
और मेरे भाई जब भी ध्वनि तरंग चलती है या जब भी अनुदैर्घ्य तरंग चलती है, जब भी यांत्रिक तरंग चलती है, तो इनको चलने के लिए क्या चाहिए? इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। चाहे इनमें से कोई भी बोल दे, आप सीधा कहना सर इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनको गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मेरे भाई सीधा कहेंगे इनको गमन करने के लिए, इनको चलने के लिए, इनको गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो आप सीधा कहेंगे इनको गमन करने के लिए, इनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक लाइन में आप जान लीजिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इस बात को ध्यान रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ध्वनि तरंग की बात कर रहे हैं, हम अनुदैर्घ्य तरंग की बात कर रहे हैं, हम यांत्रिक तरंग की बात कर रहे हैं। कोई भी हमारा हो सकता, ऐसा भी बोलेगा तो आप बोल सकते हैं। इसको माध्यम चाहिए। सबसे ज्यादा गति हमारा ठोस में करता है, सबसे कम गति हमारा द्रव गैस में होता है। लेकिन ठोस द्रव गैस क्या है? माध्यम है। वो माध्यम है। मेरे में माध्यम का मतलब आप क्या समझते हैं? माध्यम जो हमने लिखा कि माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम का मतलब होता है क्या? तो आप समझना सीधा सीधा ठोस, माध्यम का समझना द्रव, और माध्यम का मतलब समझना मेरे भाई गैस होता है। ये तीनों मीडियम में वो चलेगा। तो मेरे भाई माध्यम उसको चाहिए, कोई ना कोई ठोस चाहिए, कोई ना कोई द्रव चाहिए, कोई ना कोई गैस चाहिए। लेकिन इन सब में भी अलग अलग होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, किसमें ज्यादा किसमें कम, तो कहेंगे इसमें सबसे ज्यादा गति होती है। दूसरी बात मेरे भाई हम लोग यहां पर समझते हैं, अगर एक्स किरण रेडियो तरंग की बात करते हैं तो ये दोनों हमारा प्रकाश तरंग हमारा है। ये दोनों के दोनों कैसे तरंग है? तो कहेंगे यहां पर प्रकाश तरंग है, जिसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जबकि अल्ट्रासोनिक की बात करते हैं मेरे भाई, आप साउंड वेव में पढ़े होंगे इस तरीके से, आप देखना गौर से, आपने साउंड वेव को पढ़ा होगा और साउंड वेव में आप पढ़ते होंगे सर साउंड वेव में हमारा कौन कौन सा तरंग होता है? तो एक तो आप पढ़ते होंगे इंफ्रासोनिक की हम बात करते हैं, एक हमारा कैसा बात कहेंगे यहां पर इंफ्रासोनिक की बात करें, इसको अपश्रव्य तरंग कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जिसको अपश्रव्य तरंग कहा जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, यहां पर हमारा कैसा होता कहेंगे, एक तो हमारा इंफ्रासोनिक होता है, दूसरा हमारा कैसा होता कहेंगे हम लोग यहां पर सोनिक कहते हैं, दूसरे को हम लोग क्या कहते थे? ये हमारा सोनिक होता है। इस बात को ध्यान, ये सोनिक वेव हमारा, इंफ्रासोनिक वेव हमारा सोनिक वेव होगा, जिसको श्रव्य तरंग के रूप से हम लोग जानते हैं। तीसरा हमारा कैसा होगा? तो मेरे भाई यहां पर अल्ट्रासोनिक का नाम आपने सुना होगा, ये हमारा अल्ट्रासोनिक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको पराश्रव्य के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात तो आप सब लोग जानते होंगे। इसी तरीके से मेरे भाई हमारा हाइपरसोनिक भी होता है, इसी तरीके से हमारा क्या कहेंगे हाइपरसोनिक भी होता है। तो ये सब जो आप वेव देख रहे हैं ये सभी के सभी साउंड वेव हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इन साउंड वेव को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। साउंड वेव को गमन करने के लिए क्या चाहिए? तो मेरे भाई इसको गमन करने के लिए क्या चाहिए? तो इनको गमन करने के लिए माध्यम चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। इनको गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। इनको गमन करने के लिए क्या चाहिए? तो कहेंगे यहां पर माध्यम चाहिए। एक लाइन में आप सिंपल कहानी है, इनको माध्यम चाहिए तो चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। हम साउंड वेव की बात करते हैं, आपको ऐसा बोले ऐसा बोले ऐसा बोले, आपको ऐसा बोले ऐसा बोले ऐसा बोले ऐसा बोले, फर्क नहीं पड़ता, उनको माध्यम चाहिए तो चाहिए। वही सब साउंड वेव हमारा होता है। तो मेरे भाई किसको माध्यम की आवश्यकता? क्वेश्चन बोला है कि यहां पर निर्वात में भी यात्रा नहीं कर सकती, यात्रा निर्वात में यात्रा कौन नहीं करेगी? तो मेरे भाई ये नहीं करेगी, क्योंकि साउंड वेव को क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। निर्वात का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे बोलता है कि अगर प्रकाश तरंग की बात करते हैं तो मेरे भाई ये दोनों के दोनों हमारे लाइट वेव हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये दोनों के दोनों हमारे प्रकाश तरंग हैं। और जो प्रकाश तरंग हमारा होता है ना, इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसी तरंग है? तो इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। और जो अनुप्रस्थ तरंग हमारा होता है, जो अनुप्रस्थ तरंग हमारा होता है मेरे भाई, इसको अयांत्रिक तरंग कहते हैं। बीपीएससी में क्वेश्चन आने की संभावना है, लिख के ले लो, अयांत्रिक तरंग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। मेरे भाई इसमें से कोई भी बोलता प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक तरंग कहता है, या फिर एक्सरे गामा रे कहता है, या फिर आपको माइक्रोवेव रेडियो वेव कहता है, या फिर अगर आपको विजुअल रे कहता है, या फिर आपको इंफ्रारेड कहता है, या फिर आपको परावैगनी किरण कहता है, ये सब क्या? प्रकाश वेव। अभी जो भी नाम लिए ये सब लाइट वेव हमारा है। और लाइट वेव को गमन करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये लाइन आपको किसी भी सूरत में याद रखना है। मेरे में प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई माध्यम आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना माध्यम का भी चलेगा, इसको माध्यम से मतलब ही नहीं है। जैसे हमको चलने के लिए पैर चाहिए, हमको चलने के लिए पैर चाहिए, वैसे ही साउंड वेव को चलने के लिए माध्यम चाहिए। लेकिन मेरे भाई प्रकाश तरंग को चलने के लिए ना हाथ चाहिए, ना पैर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो कहीं भी चलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसका मीनिंग ये होता है। और मैं आपको लिख के दे देता हूं, आपके एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में ये लाइन आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि अनुप्रस्थ तरंग अयांत्रिक तरंग या प्रकाश तरंग अयांत्रिक तरंग, या फिर इस ये लाइन आपको पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है मेरे भाई
बीपीएससी में यह आ सकता है कि ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होगा या फिर ध्वनि तरंग हमारा अयांत्रिक तरंग होगा, आपको उसी में फंसा लेगा। लेकिन जो बच्चे क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन तो सबसे आसान क्वेश्चन है। कहता है यहां पर कौन से दर्पण की बात कर रहा है, समतल दर्पण की बात कह रहा है। और जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में समतल दर्पण की बात करता, प्लेन मिरर की बात करता, तो आप एक लाइन में समझ लीजिए मेरे भाई कि जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में प्लेन मिरर की बात करता है, इसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो इसका कंसेप्ट होता है कि प्लेन मिरर हमारा कुछ ऐसा होता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा बता देंगे फास्ट करके, लेकिन समझना गौर से। ये हमारा क्या होता है, मान लेते कि हमारा यहां पर आदमी है, ये आदमी यहां पे खड़ा है, जितनी दूरी पर ये दर्पण से जितनी दूरी पर ये आदमी खड़ा है मेरे भाई, प्रतिबिंब जो इसका बनेगा उतनी ही दूरी पर दर्पण से उतनी ही दूरी पर उस आदमी का प्रतिबिंब भी बनेगा। और उस आदमी का प्रतिबिंब जैसा वो आदमी दिखता है वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जितना बड़ा वो आदमी है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा। जितनी दूरी पर दर्पण से ये आदमी है उतनी ही दूरी पर ये प्रतिबिंब भी बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन किधर बनेगा, तो दर्पण के पीछे इमेज बनेगा। तो मेरे भाई जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जब कभी भी प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के किधर होगा, कहेंगे दर्पण के पीछे होता है। और दर्पण के पीछे की जो चीजें हैं वो आपको दिखेगी नहीं, इसलिए दर्पण के पीछे जो इमेज बनता है उसको काल्पनिक इमेज कहते हैं। इसको काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और हम सभी लोग जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कहेंगे हमेशा सीधा ही होता है, तो ये सीधा ही होगा। इसके लिए आवर्धन की वैल्यू याद रखना मेरे भाई कि अगर समतल दर्पण अगर बोल देता है तो याद रखना प्लेन मिरर के लिए डायरेक्ट हम कहते हैं आवर्धन की वैल्यू कितनी होगी, तो याद रखना +1 होता है, हमेशा होगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, ये +1 हमेशा होगा प्लेन मिरर के केस में। इसको समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट समझिएगा, समतल दर्पण की तरफ अगर आप भी वेग से जाएंगे तो प्रतिबिंब जो आपका दर्पण की तरफ आएगा वो 2v वेग से आएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है मेरे भाई एक वस्तु जो है समतल दर्पण की ओर, किसकी ओर, समतल दर्पण की ओर v वेग से दौड़ रहा है, इधर की ओर v वेग से आ रहा है, तो ये प्रतिबिंब जो है वो 2v वेग से आता हुआ नजर आएगा। डायरेक्ट इक्वेशन आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अब मामला क्या है मेरे भाई, इस बात को समझिएगा। अगर प्लेन मिरर को थीटा कोण से घुमा देंगे तो प्रतिबिंब मेरे भाई 2 थीटा से घूम जाएगा, उस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा कहता है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी की अवशोषण क्षमता कितनी होगी। जो लोग मेरी क्लासेस को करते होंगे बताइए, क्लासेस में मैंने बताया है कि नहीं बताया कि अवशोषण क्षमता 100% यानी कि 1 के बराबर होता है। तो आपको मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना कि जब कभी भी आपसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करता है, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमको ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ना, इस बात को ध्यान रखना। और इसी ब्लैक बॉडी को हम लोग कृष्ण पिंड के नाम से जानते हैं, इस बात को भी आप मेरे भाई गांठ बांध लीजिए। लेकिन ब्लैक बॉडी हमारा क्या होता है, तो ब्लैक बॉडी क्या करता है, तो सूर्य से आने वाली सारी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, सूर्य से आने वाली, सूर्य से जितनी भी किरणें आती है, सूर्य से आने वाली सारी विकिरणों को, जितनी भी विकिरण होगी सूर्य से आने वाली सारी विकिरणों को, सारी विकिरण को क्या करते, सारी विकिरणों के क्या करते थे, ये अवशोषित कर लेती है। इसके अंदर ऐसी शक्ति होती है, इस बात को आप ध्यान रखें, अवशोषित कर लेती है, इस बात को आप ध्यान रखें। सूर्य से आने वाली सारी विकिरणों को यह अवशोषित कर लेती है, इसके अंदर यह शक्ति होता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए अगर मेरे भाई सूर्य से आने वाली सारी विकिरणों को अवशोषित कर लेगी तो बताइए इसकी अवशोषण क्षमता कितनी हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट कहोगे सर जब सब कुछ का अवशोषण कर लेगा तो इसकी अवशोषण क्षमता जो होगी वो कहीं ना कहीं 100% हो जाएगा। और 100% हम किसके बराबर कहते हैं, तो 1 के बराबर कहते हैं। एक्चुअली में इसकी अवशोषण क्षमता अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो इसकी अवशोषण क्षमता 0.985 होता है, लेकिन 985 को हम लोग लगभग 1 मानते हैं और इसी को 100% कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब दूसरी बात आपको समझना है मेरे भाई कि आपसे यही क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा है, और क्या पूछा है, कहता है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करता है कि अवशोषण क्षमता कितनी होगी, तो याद रखना 100% होगी। और 100% का मतलब होता है उसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन एग्जैक्ट मान अगर पूछेगा तो कहेंगे ना 0.985 होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर्स हमारे क्लियर होंगे कि बी आंसर्स होंगे। एक बात और याद रखिएगा मेरे भाई, जब कभी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करता है तो एक अपवाद के श्रेणी में हमारा आता है, और आपको मेरे भाई ये अपवाद भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अपवाद ज्यादा पूछता है, एक्सेप्शन ज्यादा पूछता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जब एग्जाम में आपसे एक्सेप्शन या अपवाद के बारे में पूछ देगा तो आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है मेरे भाई। हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर आइस की बात करते हैं, हम यहां पर बर्फ की बात करते हैं। जनरली ब्लैक बॉडी ब्लैक होती है,
ये कैसी होती है मेरे भाई, ये जनरली हम लिख रहे हैं, ये कैसा लिख रहे हैं तो हम यहां पर जनरली लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। जनरली ब्लैक भी होती है, जनरली इसकी कलर कैसी होती है, जनरली ब्लैक होती है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है तो मेरे भाई आइस, आइस क्या है तो कहेंगे हमारा आइस जो बर्फ होता है, हम लोग जो घर में बर्फ देखते हैं वो बर्फ कहीं ना कहीं आपको व्हाइट नजर आता है, लेकिन ये आइस जो है मेरे भाई ये भी ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये भी किसके तरह काम करता है तो ब्लैक बॉडी की तरह कार्य करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, एक लाइन में की तरह कार्य करता है। एग्जाम में क्वेश्चन मेरे भाई कई बार पूछा है इस पर, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको ये कार्य करता है, ये लाइन आपको याद रखना है। तो यहां पर ये अपवाद है, तो अपवाद को अपवाद के श्रेणी में रखिए। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है किसके बारे में, तो आइस के बारे में पूछ लेगा। आपको लगेगा सर आइस तो बर्फ तो देखने में उजला लगता है, ये काली वस्तु कैसी हो सकती है, ये कभी आपको नहीं लगेगा सर ये व्हाइट होने के बाद ये ब्लैक बॉडी कैसे हो सकता है, लेकिन ये ब्लैक बॉडी है। इसकी अवशोषण क्षमता कितनी होती है तो 100% होती है आइस का भी। ये अपवाद है, इसीलिए इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। और इसी पर एक स्टेटमेंट, किरचॉफ्स का स्टेटमेंट आप देखते होंगे टेस्ट में भी आते रहता है और एग्जाम में वो आने की संभावना ज्यादा रहती है। कहता है कि जो अच्छा उष्मा का अवशोषक होता है ना वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है, जितना जल्दी उष्मा का अवशोषण करेगा उतना ही जल्दी उष्मा का उत्सर्जन भी कर देगा। ये किरचॉफ्स का स्टेटमेंट है। तो ब्लैक बॉडी में अवशोषण क्षमता सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उत्सर्जन क्षमता भी सबसे ज्यादा होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। ये किरचॉफ्स का स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे, जो जिस टेस्ट का डिस्कशन हम आपको करा रहे हैं वो आपका 8वां सेशन चल रहा है और 141 नंबर से 160 नंबर टेस्ट आपका चल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टेस्ट अपने मोबाइल में घर में जहां भी देना है बैठ करके दीजिए, और टेस्ट देने के बाद उसके बाद आइए हमारे साथ डिस्कस कीजिए, तब आपको लगेगा कि नहीं हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे चलते मेरे भाई, अगला एक क्वेश्चन हमारे सामने में दे रखा है। कहता कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक प्रबल हमारा होता है। तो हम लोग कहते हैं कि सर फॉर्मिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, ये फॉर्मिक एसिड हमारा क्या होता है, ये होता है। और एसिटिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या होगा कि यहां पर एसिटिक एसिड कहने का मतलब है ये हमारा CH3COH को हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। मेरे भाई कौन ज्यादा प्रबल अम्ल है तो कहेंगे ये हमारा ज्यादा प्रबल अम्ल है। एक बात याद रखना मेरे भाई, जितना नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, जितना नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा उतना ही कम एसिडिटी को शो करेगा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे आप यहां पर सुनते होंगे ये आपका कौन सा एसिड है तो हम कहेंगे यहां पर हमारा फॉर्मिक एसिड, इसको मेथेनोइक एसिड कहते हैं, इथेनोइक एसिड होगा, प्रोपेनोइक एसिड होगा, ब्यूटेनोइक एसिड होगा। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना है सबसे पहले कि मेथेनोइक एसिड की हम बात करते हैं। चलो ऑर्डर भी लिख देते हैं। अगर मेथेनोइक एसिड के, ये ऑर्डर भी कई बार एग्जाम में पूछता है। अगर हम मेथेनोइक एसिड की अगर हम बात करते हैं, ये मेथेनोइक एसिड हमारा जो होता है ये सबसे ज्यादा प्रबल होगा। उसके बाद हमारा कौन होगा तो कहेंगे इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन इसमें बढ़ गया तो यहां पर इथेनोइक एसिड हो गया। इसके बाद अगर देखेंगे तो कौन सा होगा कि हमारा यहां पर प्रोपेनोइक एसिड होगा। इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई, एक लाइन में कहानी सिंपल है। एसिडिटी का हम ऑर्डर बता रहे हैं आपको, अम्लता का ऑर्डर बता रहे हैं, कौन प्रबल है कौन हमारा दुर्बल है। और इसी तरीके से अगर हम कहते हैं हमारा और कौन होगा तो कहेंगे ब्यूटेनिक एसिड हमारा होगा। ये कौन सा तो कहेंगे यहां पर ब्यूटेनोइक एसिड हमारा होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो मामला यह है मेरे भाई कि सब में COH होगा, सब में COH होगा। लेकिन फॉर्मिक एसिड की जब बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड में कार्बन नहीं है, इसमें सिर्फ COH है। इसमें भी COH और सब में भी COH मिलेगा, लेकिन इसमें कार्बन हमारे क्या होंगे तो कार्बन हाइड्रोजन है सिर्फ, जबकि इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी हमारा कार्बन है। कार्बन बढ़ रहा है तो एसिडिटी उसकी घट रही है, यानी कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उनका घटता चला जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जितने कार्बन ज्यादा होंगे उतने कम एसिडिक हो जाएंगे। अगर COH सब में समान है तो आप कह सकते हैं। यहां पर मामला क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा जान लीजिए। कहता है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से हमारा क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। तो फॉर्मिक एसिड को हम लोग ये कहते हैं, एसिटिक एसिड को हम ये कहते हैं तो प्रबल तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि इसके पास हमारा क्या है तो एक हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास हमारा क्या है तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो कार्बन इसके पास एक्स्ट्रा हो गया, जो क्या करता है मेरे भाई, एक जो मिथाइल ग्रुप इसके पास है ना, ये हमारा क्या करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लेकर के आता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है ये लेस हमारा, यहां पर हम कहेंगे लेस हमारा क्या होगा कि यहां पर एसिडिक होगा और ये मोर एसिडिक हो जाता है। तो मेरे भाई हम कहेंगे ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है और उसी का कॉज यहां दिया हुआ है। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल में मिथाइल समूह होता है। ये जो एसिटिक अम्ल है उसमें मिथाइल समूह हमारा होता है, और मिथाइल समूह का प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो कार्बोक्सिलिक आयन को क्या करता है, अस्थिर कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कम एसिडिक होगा, ये हमारा ज्यादा एसिडिक होगा। इसका ये रीजन भी है मेरे भाई, इसलिए असर्शन और रीजन दोनों सही है, और दोनों सही है और रीजन एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इस क्वेश्चन के आप आंसर क्या करेंगे तो
ऑप्शन नंबर आप ए करेंगे करेक्ट। लेकिन मेरे भाई इस ऑर्डर को जो हम बता रहे हैं, इस ऑर्डर को आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फैराडे का विद्युत अपघटन के प्रथम नियम पर हम लोग चलते हैं। मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि विद्युत अपघटन का जो नियम दिया वो किसने दिया है? ये जो हमारा विद्युत अपघटन की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। विद्युत अपघटन कहने का मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। और जो विद्युत अपघटन है, इसका कंसेप्ट किसने दिया? तो एक लाइन में जान लीजिए मेरे, इसका कंसेप्ट माइकल फैराडे ने दिया। इसका कंसेप्ट किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना, इसका कंसेप्ट मेरे भाई माइकल फैराडे ने इसका कंसेप्ट दिया है। ये बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान में रखना है। हम विद्युत अपघटन की बात करते हैं, लेकिन विद्युत अपघटन हमारा जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो भी तो याद रहना चाहिए। ये विद्युत अपघटन हमारा जिस सिद्धांत पे काम करता है, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हमारा है विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की हम बात करेंगे। मेरे भाई ये क्या है कहेंगे यहां पर? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की हम बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की हम बात करते हैं। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम देते हैं, बैटरी से कनेक्शन करते हैं, तो उसके आयन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह हमारा इसमें शुरू होता है। तो मेरे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हमारा इसी प्रिंसिपल पर ही हमारा काम करता है। कंसेप्ट किसने दिया? तो माइकल फैराडे ने दिया। ये कंसेप्ट इसने दिया। मेरे भाई माइकल फैराडे के स्टेटमेंट आप समझिए, इनका स्टेटमेंट क्या है? इनका स्टेटमेंट हमारा ये होता है, इनका स्टेटमेंट हमारा ये है कि जो द्रव्यमान हमारा होगा वो समानुपाती किसका होगा? तो उसके अंदर जो चार्ज होगा, जिसको क्यू दिखाते हैं, वो चार्ज का समानुपाती होगा। और इसी को जब आप तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो यहां पर इक्वल टू में अगर कन्वर्ट करते हैं, अगर समानुपाती को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, कांस्टेंट टर्म जेड आता है। और क्यू को क्या लिखते हैं? तो मेरे भाई क्यू बराबर आई टी होता है। और हम लोग जानते हैं कि करंट हमारा यहां पर कहते हैं सीधा सीधा हम लोग कहते हैं आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्यू बराबर आई टी लिखते हैं। तो यहां पर क्यू की जगह पर हम आई टी लिख देंगे और यहां पर एम बराबर जेड आई टी हो जाता है। जहां पर जेड हमारा क्या है? तो मेरे भाई ये केमिकल इक्विवेलेंट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग केमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा केमिकल इक्विवेलेंट होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इस केमिकल इक्विवेलेंट का मान भी कई बार पूछता है एग्जाम में, ये 96,500 कूलम्ब होता है। इस बात को आप मेरे भाई किसी भी सूरत में ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपसे कह रहा है क्या? फैराडे के विद्युत अपघटन की बात करता है। फैराडे ने यह कंसेप्ट दिया है और कहता है अपने प्रथम नियम के अनुसार, इन्होंने कहता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ, जिसको हम किससे दिखाते थे? एम से दिखाते हैं। इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ डैश के समानुपाती होगा। तो समानुपाती किसका? तो मेरे भाई यहां पर चार्ज का समानुपाती होगा। प्रवाहित धारा की मात्रा को क्यू से दिखाया गया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज की बात कर रहा है मेरे भाई, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट, यानी कहने का मतलब है, सिंपल मीनिंग है कि मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही होगा। प्रवाहित धारा की मात्रा की बात कर रहा है कि प्रवाहित धारा की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं चार्ज पर डिपेंड करता है। ये दोनों आपस में समानुपाती होगा और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन ऐसे देखने से नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन जब भी आता है ना तो लॉजिकली बनता है, इस बात को ध्यान रखना है। नहीं तो आप केमिस्ट्री लेकर के बैठ जाओगे, बनाते रह जाओगे, भूलते रह जाओगे, सब काम गड़बड़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कभी भी अगर तुम्हारे सामने आ जाता तो हमेशा ट्रिक का इस्तेमाल करना और क्वेश्चन तुम्हारे सही बन करके आएंगे। मामला क्या है मेरे भाई, इस बात को समझिएगा। मामला क्या है उस बात को समझिएगा कि s का मान मेरे भाई, s की अगर हम बात करते तो इस s का मान हमारा कहां से कहां तक होगा? तो s का मान या तो हमारा माइनस हाफ से लेकर के प्लस हाफ तक होता है। ये माइनस हाफ से लेकर के, ये माइनस हाफ से लेकर के s का मान कहां तक होगा? तो माइनस हाफ से लेकर के प्लस हाफ तक होगा। अगर मेरे भाई s का मान प्लस हाफ है, माइनस हाफ है, प्लस हाफ है, तो इसका मतलब s का मान ऑर्डर सही है। लेकिन एक चीज मेरे भाई यहां पर मामला गड़बड़ है कि कभी भी मेरे भाई ध्यान रखना, m का जो मान होगा वो लेस देन होगा किसके? तो l के मान से। कभी भी m का मान जो है वो लेस देन होगा किससे? तो l के मान से। तो मेरे भाई यहां देखिए, यहां l का मान 2 है, यहां m का मान -1 है। तो जाहिर सी बात है m का मान l के मान से क्या तो कहेंगे कम है। तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, यहां पर यहां कह रहा है कि l का मान 1 और m का मान 2 है। हम कह रहे हैं कि l से ही m का मान कम होना चाहिए। मेरे भाई ये आप देख लीजिए, यहां पर दोनों का ऑर्डर क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? यहां पर नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये गलत है।
अगला यहां देखिए m का मान 0 है, l का मान 1 है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। मेरे पास ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आपके सामने में आते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये ट्रिक से ही बनता है क्वेश्चन, और यही चीज आपको करना है। कहता है कि क्वांटम संख्या की बात करते हैं, उनका एक सेट दे रखा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के अणु में नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। कौन हमारा परमिसिबल नहीं है, कौन हमारा नहीं हो सकता है, किसकी पॉसिबिलिटी नहीं होने की है, तो आप ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, तो आप ऑप्शन नंबर मेरे भाई सीधा कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सेटिस्फाइड हमारा नहीं कर रहा है, और एक लाइन में कहानी आंसर हो जाएगा। कभी एस का मान 0 कर देगा, एस का मान 0 होता ही नहीं है, एस का मान मेरे भाई माइनस हाफ से लेकर के प्लस हाफ होता है, या तो माइनस हाफ होगा या तो प्लस हाफ होगा। तो आपको वहां पे ट्रिक लगाना है और अपने आप क्वेश्चंस बन जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इसकी थ्योरी जो हम आपको काफी डिटेल में केमिस्ट्री की क्लासेस में हमने बताया है, आप उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, यहां पर कॉलिजन थ्योरी पर क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, और इस कॉलिजन थ्योरी पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है, इस कॉलिजन थ्योरी पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे भाई जो कॉलिजन थ्योरी पर ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉलिजन थ्योरी में ये क्वेश्चंस हमारा कैसा है और किस तरह का ये क्वेश्चंस पूछा गया, उसी के ऊपर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। कॉलिजन थ्योरी पर ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो कॉलिजन थ्योरी की अगर बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक अभिक्रिया की दर, एक अभिक्रिया की दर जिसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में आपको क्या करना है, तो कॉलिजन थ्योरी क्या बताता है ये आपको स्टेटमेंट देना है। मेरे भाई जो रिएक्शन रेट हमारा होता है उसमें कॉलिजन थ्योरी का क्या कंसेप्ट होता है ये आपसे जानना चाहता है। कॉलिजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ये बात मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था। कॉलिजन अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फास्ट होगा, लेकिन कॉलिजन होने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के कॉलिजन कैसे होगा। अगर ज्यादा एनर्जी को हमने आपको बताया था, याद कीजिएगा, ये छोटे छोटे पार्ट्स में अगर वो टूट जाते हैं तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ने से सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगा, और जब एनर्जी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कॉलिजन ज्यादा होगा, कॉलिजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। आपको एक टेस्ट के डिस्कशन में मैंने बताया था। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, यहां कह रहा है कि सभी संघट प्रभावी होते हैं, केवल वे संघट ही प्रभावी होते हैं जिनमें अणुओं के पास पर्याप्त दहली ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, या फिर उसका उचित अभिविन्यास ओरिएंटेशन होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट जो पड़ता है वो हमारा कॉलिजन के हिसाब से तो पड़ता है, लेकिन कॉलिजन अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, कॉलिजन अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो कॉलिजन होने के लिए एनर्जी चाहिए, और वह एनर्जी कम से कम वह एनर्जी मिले जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं वो सबसे कम एनर्जी होता है जो कि उस केमिकल्स के पास हमारा होता है, केमिकल सब्सटेंस के पास होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, कॉलिजन थ्योरी हमारा ये कहता है कि अगर मान लेते कोई कॉलिजन हमारा प्रभावित होता है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन में बदलाव आता है तो कॉलिजन होना चाहिए, और उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस रूप में चाहिए, या तो आप थ्रेशोल्ड एनर्जी के रूप में दीजिए या तो आप एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में दीजिए, लेकिन एनर्जी उसको चाहिए तभी ऐसा होगा। तो मेरे भाई इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते, ये 12th का चीज था, लेकिन इसको आप समझिए, बफर सॉल्यूशन पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बफर सॉल्यूशन पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है मेरे भाई, और कई बार ये पूछता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपके सामने में बफर सॉल्यूशन की बात करता है, बफर सॉल्यूशन मेरे भाई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर अम्ल और क्षार की थोड़ी सी मात्रा को मिलाने से उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसी को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। मेरे भाई मैंने आपको क्या बोला कि बफर सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है, ये बफर सॉल्यूशन कैसा, तो कहीं बफर सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है, ये वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें, ध्यान रखना ये लाइन, ये कई बार पूछता है, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में एसिड और बेस मिलाने से, एसिड और बेस मिलाने से, एसिड और बेस मिलाने से, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में एसिड और बेस मिलाने से मेरे भाई क्या होता है, पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पीएच के मान में परिवर्तन नहीं होता है, या पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पीएच मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे लिखे ज्यादा सही रहेगा। पीएच मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखेंगे, उसके पीएच मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बात आपको ध्यान रखना है।
पीएच मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बात आपको ध्यान रखना एक लाइन में, उसी को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो मेरे भाई बफर सॉल्यूशन का अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे यहां पर इसी का डेफिनेशन ही पूछ दिया है कि बफर सॉल्यूशन हमारा क्या करता है, क्योंकि वह थोड़ी सी मात्रा में अम्ल और क्षार को मिलाने पर उसके पीएच मान में परिवर्तन का यहां पर क्या करता है, प्रतिरोध करता है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने देता, इसका मतलब हमारा यही होता है, बफर सॉल्यूशन हमारा यही है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ये इसका एक ही लाइन ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मेरे भाई, इनमें से कौन सा हमारा यहां पर स्टेट फंक्शंस की बात कर रहा है कि कौन सा, ये क्वेश्चंस मेरे भाई आपके काम का है, आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा, हम आपको लिख करके दे देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लेकिन इसमें आपको कंसेप्ट क्या याद रखना, जो हम बता रहे हैं उसको फोकस कीजिएगा। इसमें याद रखना मेरे भाई कि जो पाथ फंक्शन हमारा होता है, पाथ फंक्शन हम इसको किसको कहते हैं, पाथ फंक्शन कहने का मतलब होता है जो पाथ पर निर्भर करता है। पाथ फंक्शन उसको कहते हैं जो पाथ पर निर्भर करता, अलग अलग पाथ के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, जो पाथ पर निर्भर करता, इस बात को ध्यान रखना, जो पाथ पर निर्भर करता उसको हम लोग यहां पर पाथ फंक्शन कहते हैं। तो पाथ फंक्शन के मेरे भाई दो ही एग्जांपल फेमस है, होता तो तीन है लेकिन तीन आपसे पूछेगा नहीं, दो पूछेगा, दो आप याद रखिएगा, काम आपका चल जाएगा। तो इसके पाथ फंक्शन के दो ही एग्जांपल्स होते हैं, एक हमारा क्या बात कहेंगे यहां पर कार्य होता है जिसको हम वर्क कहते हैं, और दूसरा याद रखना मेरे भाई यहां पर उष्मा होता है जिसको हम हीट कहते हैं, जिसको हम हीट कहते हैं। अगर मेरे भाई कुछ नहीं आता है तो आप ये समझ लीजिएगा हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। ये दोनों के दोनों कैसे फंक्शन है, तो पाथ पर निर्भर करता, अलग अलग पाथ के लिए इसका मान अलग अलग होगा। ये दोनों के दोनों मेरे भाई क्या, तो ये पाथ फंक्शन है। ये दोनों क्या है, तो आप सीधा कहेंगे ये दोनों हमारे पाथ फंक्शन है, इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों हमारे पाथ फंक्शन है। अब आप कहेंगे सर यहां तो स्टेट फंक्शन कह रहा है, अब आते हैं स्टेट फंक्शन पर, टेंशन काहे लेते हो। अब आते हैं मेरे भाई हम स्टेट फंक्शन पे, चूंकि एक चीज अगर क्लियर हो गया तो दूसरा चीज ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर स्टेट फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, स्टेट फंक्शन को हम लोग पॉइंट फंक्शन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पॉइंट फंक्शन के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इन दोनों को छोड़ करके बाद बाकी जितना भी होगा वो सभी के सभी स्टेट फंक्शन ही हमारे होते हैं। तो मेरे भाई आप यहां पर सीधा समझिए, जो पॉइंट पर सिर्फ इस पॉइंट और इस पॉइंट पर निर्भर कर रहा है उसको पॉइंट फंक्शन कहेंगे, और इस पॉइंट दोनों पॉइंट के बीच में जो पाथ है उस पाथ पर जो निर्भर करेगा उसको पाथ फंक्शन कहते हैं। अब मामला यह है कि पॉइंट फंक्शन उसको कहते हैं जो पाथ पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी जो पॉइंट पर निर्भर करता है, जो किस पर निर्भर करता है, कहेंगे जो पॉइंट पर निर्भर करता है, इस बात को ध्यान, जो पॉइंट पर निर्भर करता है, जो पॉइंट पर निर्भर करता है, इस बात को ध्यान रखिए, उसी को पॉइंट फंक्शन कहते हैं, उसी को स्टेट फंक्शन कहते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई स्टेट फंक्शन के लिए, इसके लिए मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि उष्मा और कार्य को छोड़ करके से सभी पॉइंट फंक्शन होते हैं। एक लाइन में आप समझ लीजिए, उष्मा तथा कार्य को छोड़कर, उष्मा तथा कार्य को एक लाइन में समझ लीजिए छोड़कर शेष सभी क्या होंगे, तो पॉइंट फंक्शन होंगे, शेष सभी पॉइंट फंक्शन होंगे, इस बात को ध्यान, शेष सभी पॉइंट फंक्शन होंगे, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए। क्योंकि मेरे भाई थोड़ा सा पॉइंट फंक्शन ये शेष सभी पॉइंट फंक्शन होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम आपको मोटा मोटी उतना बताएं जिससे कि आपका काम चल जाए, क्योंकि इसका डेप्थ में जाओगे तो इसको पढ़ने में ही मेरे भाई आधा घंटा का समय लगता है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन को समझने में सिर्फ लगता है। तो आप क्या करोगे, आप काम का चीज उठाओगे, कहोगे सर पाथ फंक्शन किसको कहते हैं, तो हीट एंड वर्क का पाथ फंक्शन, यानी कि कार्य और हमारा जो उष्मा होगा ये दोनों पाथ फंक्शन होगा, इसको छोड़ दीजिए सब पॉइंट फंक्शन, सब स्टेट फंक्शन होगा, उसी को पॉइंट फंक्शन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन वही पूछा गया, बताइए इसमें से आंसर करके, कहता निम्नलिखित में से कौन सा हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है, इसका मतलब कौन सा पाथ फंक्शन है ये पूछा गया। कह रहा कौन सा स्टेट फंक्शन हमारा नहीं है, कौन सा स्टेट फंक्शन हमारा नहीं है, इसका मतलब कौन सा पाथ फंक्शन है। तो मेरे पास स्टेट फंक्शन नहीं है का मतलब क्या होगा, कौन सा पाथ फंक्शन है, बताइए इसमें से कौन सा पाथ फंक्शन है। तो आप सीधा कहेंगे सर वर्क इज ए पाथ फंक्शन, कार्य हमारा पाथ फंक्शन है। एक लाइन में मेरे भाई कहानी सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की एकदम जरूरत नहीं है। ये सब क्या है, तो पॉइंट फंक्शन है। एंट्रोपी एंथैल्पी सब क्या है, पॉइंट फंक्शन है। एंथैल्पी इज एनर्जी, एंथैल्पी एनर्जी के रूप में हमारा होता है, और एंथैल्पी का आप फॉर्मूला पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते हैं तो जान लीजिए, एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है यू प्लस में हमारा क्या कहेंगे पीवी, और एंट्रोपी का भी फॉर्मूला हमारा होता है क्या, तो एस बराबर हमारा क्यू अपन में क्या होगा कहेंगे टी होता है। क्यू हमारा ऊष्मा है, टी हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा किस में लेना होता है, इसमें तो
केल्विन में लेते हैं। यहाँ टेम्परेचर जब भी आप सॉल्व करने लेते हम लोग केल्विन में लेते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, एंथैल्पी और एंट्रोपी जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, तो ये दोनों के दोनों हमारे स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जो स्टेट फंक्शन होता है इसको पॉइंट फंक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग पॉइंट फंक्शन कहते हैं। लेकिन जो कार्य हमारा ये कैसा फंक्शन है, तो कहेंगे ये हमारा पाथ फंक्शन है। इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा कैसे कहेंगे पाथ फंक्शन है। क्या मेरे भाई इस बात को आप ध्यान नहीं रख सकते हैं? एक लाइन ध्यान रखने में क्या जाता है आपका, लिख करके नोट करके लिख लीजिएगा, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखो, एग्जाम निकालने के लिए ना सारा तरीका अपनाना पड़ेगा। एग्जाम निकालने के लिए सारा तजुर्बा लगाना पड़ेगा, तब एग्जाम निकलता है। जिस दिन एग्जाम निकल जाएगा उस दिन सब कुछ छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक एग्जाम नहीं निकलता है उस दिन आपको सारे तजुर्बे का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शन से सॉल्व करना है, कैसे किसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना, कौन क्वेश्चन हमारा लॉजिकल है। आपको पूरा माइंड को पूरी तरीके से अलर्ट रखना पड़ेगा। आप थ्योरी पढ़ते हैं, एक बार थ्योरी पढ़िए, बार बार क्वेश्चंस बनाइए। हम कितनी बार बोले हैं कि एग्जाम कभी भी निकलेगा तो पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने से निकलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। आपका ज्ञान थ्योरी पढ़ने से बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे भाई थ्योरी पढ़ने से कभी पूरा एग्जाम नहीं निकल पाता है, क्योंकि अब कंपटीशन का जमाना है। थ्योरी लोग इसलिए पढ़ता है कि अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए, हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लिंक कर पाता है। लेकिन अगर आप लगातार क्वेश्चंस बनाते हो ना, तो वही एक सिलेक्शन का सबसे बड़ा रास्ता होता है। इसलिए क्वेश्चन बनाने में किसी से पीछे नहीं रहना, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यूट्रोफिकेशन हम लोग किसको कहते हैं मेरे भाई, ये भी एक कंसेप्ट होता है, इसको आप जान ले। आप देख ही रहे हैं, कोई छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं, हम लगातार पढ़ाई रहे, कभी आपसे बात भी नहीं की है, और 20 क्वेश्चन आते आते टाइम आपका खत्म होने वाला है। तो मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन करके आज हम छोड़ेंगे। वैसे भी हम बोले थे कि आज और कल छुट्टी में रहेंगे, लेकिन फिर भी हमको लगा कि चलो आप लोग का 20-20 क्वेश्चन भी कम से कम करा देंगे। हम आपको मंडे से पूरा का पूरा टाइम देंगे, इस बात को ध्यान रखना। लेंदी क्वेश्चन रहता है इसलिए टाइम लग जाता है, इसलिए परेशान नहीं होना है किसी को। तो मेरे भाई अगर हम यूट्रोफिकेशन की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहां पर, अगर हम यूट्रोफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस बात को ध्यान रखना, यूट्रोफिकेशन हम कहते किसको है। तो मेरे भाई यूट्रोफिकेशन हमारा क्या है, एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। ये क्या है, तो कहेंगे एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस में क्या होता है, इस यूट्रोफिकेशन में हमारा क्या होता है, तो जो एक्वेटिक वाटर होता है, यानी जिसमें आप कह सकते हैं जलीय जीव वगैरह होते हैं, वैसे जल जिसमें जलीय जीव वगैरह होते हैं, उस जल में क्या होता है मेरे भाई, नाइट्रोजन कंटेंट वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह बढ़ जाता है, जिससे कि उसके अंदर में अलगी पैदा हो जाता है। और वह अलगी क्या करता है, पूरी ऊपर से ऊपर घेर लेता है, ऊपर में अलगी अलगी बन जाता है। और अंदर में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे मर जाते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो मेरे भाई यूट्रोफिकेशन कहने का मतलब आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि जब कभी भी आपसे यूट्रोफिकेशन की बात करता है तो उसके लिए एक लाइन में एक ही बात आप कहेंगे कि सर यूट्रोफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी एक्वेटिक वाटर बॉडी की अगर बात करते हैं, तो मेरे भाई अगर कोई भी मान लेते हैं कि हमारा एक्वेटिक वाटर है, या फिर जल, हम यहां पर ये कह सकते हैं एक्वेटिक वाटर ही कहिए तो ज्यादा सही रहेगा। अगर हम किसी को एक्वेटिक वाटर के रूप में अगर हम देखते हैं, एक्वेटिक वाटर बॉडी की अगर हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स हमारे रह सकते हैं या एक्वेटिक हमारा प्लांट्स हमारा रह सकता है। तो एक्वेटिक जो वाटर बॉडी होता है, इसमें क्या होगा, तो बहुत सारा मेरे भाई बहुत सारा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हमारा बढ़ जाता है। इसमें क्या होगा, तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल के बढ़ जाने से, न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तथा मिनरल के बढ़ जाने से, खनिज लवण के बढ़ जाने से, आप मिनरल्स कह लीजिए, न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, मिनरल के बढ़ जाने से क्या होगा, तो मेरे भाई इस प्रोसेस में इसके बढ़ जाने से आपको ध्यान रखना है कि वहां पर क्या तो अलगी पैदा होता है। वहां पर क्या उत्पन्न होता है, कहेंगे वहां पर अलगी बन जाता है, और वहां पर मेरे भाई सीधा हम लोग कहेंगे अलगी वहां पर ग्रो कर जाता है। अलगी किसको कहते हैं, शैवाल को कहते हैं। ये शैवाल का ग्रोथ हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पर शैवाल का ग्रोथ हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो शैवाल हमारा है, ये क्या करेगा, ऐसा ऐसा पानी के ऊपर में ऐसा ऐसा लेयर बना देगा, और अंदर में जो मछलियां वगैरह होगी वो मर जाएगी। अंदर में जो मेरे भाई मछलियां वगैरह होगी मर जाती है, क्योंकि उनको तो ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरे भाई जैसे ही इसका ग्रो होगा, तो आपको ध्यान रखना, अगर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या जो जलीय जीव होंगे, जलीय जीव की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो आपको सीधा कहना है सर जो जलीय जीव होते हैं, ये जलीय जीव ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाता है, कहेंगे ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, कहेंगे ऑक्सीजन की कमी के कारण
ऑक्सीजन की कमी के कारण ये मर जाता है, इस बात को, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, जो जलीय जीव होते हैं ये मर जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इसी प्रोसेस को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और कुछ समय के बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होते हैं वो सभी के सभी मर जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो मेरे भाई यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है, इस बात को ध्यान रखना। जितने भी हमारे जल होते हैं ना, समुद्र, आप ऐसे कहिए कोई नदी नाला वगैरह इस तरह का आप देखते हो जहां पर पानी जमा होता है, वहां पर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की खनिज लवण वगैरह बढ़ते जाएगा तो उसके अंदर अलगी आ जाएगा, अलगी निकल जाएगा, और अलगी क्या करेगा, ऊपर में लेयर बना लेगा। अब उसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन की कमी कर देगा, अंदर में जो मछलियां वगैरह हो गई वो मर जाएगी। इसी प्रोसेस को यूट्रिफिकेशन कहते हैं। तो मेरे भाई अगर इसका डेफिनेशन अगर देखते हैं तो इसमें से कौन सा हमारा राइट होगा, तो आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाइए। और इसमें कह रहा है कि पोषक तत्व के अधिकतम समृद्ध हो जाता है, यानी यूट्रिफिकेशन में क्या हो जाता है, तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स बढ़ जाता है, खनिज लवण के बढ़ने से अलगी ग्रोथ कर जाता है पोषक तत्व के अधिकता की वजह से। मेरे इसमें शैवाल का अलकल ब्लूम हमारा बन जाता है, शैवाल ग्रो कर जाता है, और उसी से क्या होता है, जलीय जीव मारे चले जाते हैं, और इसी प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन के नाम से हम जानते हैं। तो मेरे भाई आज की जो क्लासेस है, इस क्लासेस को हम यही रखेंगे, क्योंकि इसके बाद अमरजीत सर का क्लास होगा, क्योंकि सर को भी 8:30 बजे से चूंकि लेट हो जाता है, तो इस क्लासेस को हम यही रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन इसमें बच गया है उसको नेक्स्ट टाइम, चूंकि 2 दिन के लिए हम आज और कल के लिए बोले थे कि छुट्टी पे रहेंगे, लेकिन फिर भी हमने बोला, हमको लगा कि नहीं 20 क्वेश्चन आपको करा देता। अगर कल हम नहीं कराएंगे तो आपको परेशान नहीं होना है, सैटरडे और संडे को आपकी क्लासेस पूरा चलेगा, खास करके संडे को तो श्योर चलेगा आपकी क्लासेस बढ़िया तरीके से, जो क्वेश्चन छूटे हुए सारे कराएंगे। लेंदी क्वेश्चन से रहता है इसलिए टाइम ले लेता है। आपको क्या लगता है कि हम आपसे बात करते रहते हैं, हर एक क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन आपके हिसाब से देते हैं, हमको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाए और आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस को हम यही रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।